नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आप सभी के साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम अहम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को लेकर बड़ा दावा। ईरान ने मेरी सबसे बड़ी शर्त मान ली है, ट्रंप ने कहा। ईरान परमाणु हथियार ना बनाने पर सहमत हो चुका है, ट्रंप ने कहा। ईरान का MQ-9 ड्रोन गिराने का दावा। इस वक्त की बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को लेकर बड़ा दावा। ईरान ने मेरी सबसे बड़ी शर्त मान ली, ट्रंप ने कहा। ईरान परमाणु हथियार ना बनाने पर सहमत हो चुका है, यह ट्रंप ने बयान दिया है। ईरान का MQ-9 रीपर ड्रोन गिराने का दावा। इस वक्त की बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को लेकर बड़ा दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने मेरी सबसे बड़ी शर्त मान ली है। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को लेकर बड़ा दावा, कहा कि ईरान ने मेरी सबसे बड़ी शर्त मान ली। ईरान ने कहा कि वो अब परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन IRGC कह रही है कि ऐसी तो कोई बात हुई ही नहीं, तो ट्रंप कहां से इतना बड़ा बयान दे रहे हैं। ट्रंप ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले ग्राफिक्स डिटेल से सारी जानकारी, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास खबर को डिकोड करने की हम कोशिश करेंगे। ईरान नहीं बनाएगा परमाणु हथियार, डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ईरान ने अमेरिका की शर्त मान ली है, यह ट्रंप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। अभी फाइनल डील नहीं हो सकी है, यह भी ट्रंप ने कहा कि डील फाइनल नहीं हुई है, लेकिन ईरान ने मेरी परमाणु हथियार ना बनाने वाली शर्त मान ली है। नेक्स्ट ग्राफिक्स। डोनाल्ड ट्रंप ने साथ में दी चेतावनी, डील फाइनल नहीं हुई तो फिर हमला करेंगे, हॉर्मुज फिर से खोला जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ईरान की IRGC का ट्रंप पर पलटवार। अमेरिका ईरान में कोई समझौता नहीं हुआ, किसी भी हालत में हम अपना इनरीच यूरेनियम अमेरिका को नहीं दे सकते। IRGC ने मार गिराए MQ-9 रीपर ड्रोन। कम से कम 26 का आंकड़ा पहुंच चुका है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप नहीं बताते हैं, क्योंकि अमेरिका के हैं, इसलिए वो चुप रहते हैं। किसी और देश के होते तो शायद हर प्रेस ब्रीफिंग में वो जरूर MQ-9 रीपर की बात करते। एक्सपर्ट्स के पास भी चलेंगे, लेकिन पहले ट्रंप को एक बार सुन लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए, फिर एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। So what does a good deal look like for you? Well, first of all, there's no deal that's good enough because the media will cover it. We're making a great deal. We're going to make it a great deal. Or we'll just go back and finish it off militarily. But this would go faster. It's probably better on a humane standpoint. There's something nice about it also. You know, save a lot of lives. Whether it's the other side or not, you save a lot of lives. But we're close to a very good deal, and if we can make it good, otherwise we just start up with the Department of War, as we call it. And it's been very successful. You saw Venezuela. It was a one-day win, and this is really a win already. We've defeated their military, essentially defeated their military. I would rather get a deal because we can open the strait immediately upon signing. The one guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that. And it was very interesting. They originally said, we will not develop a nuclear weapon. I said, well, what happens if you buy a nuclear weapon? So now it says we will not develop or in any way purchase a military weapon. That's a big difference. So we're getting what we want slowly. Very tough negotiators. It takes a long time. I'm in no hurry. I'd like to say I'm in a hurry because, you know, gasoline prices are going to come tumbling down. But if you're going to be in a hurry, you're not going to make a good deal. And slowly but surely we're getting, I think, what we want. And if we don't get what we want, we're going to end it a different way. तो ये है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। हर दिन उठते हैं, कुछ ना कुछ हर 12 घंटे के अंदर नए नए बयान देते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं और फिर सो जाते हैं, और अगले दिन फिर उठकर इसी प्रकार के बयान देते हैं। लेकिन चलिए एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। क्या वाकई में बयानों में इनमें दम है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने मना कर दिया, हथियार नहीं बनाएगा और खरीदेगा भी नहीं। एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन BN झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। लंबे वक्त के बाद आपने वक्त दिया, शुक्रिया इसके लिए, शुक्रिया सर। हमारे साथ डॉक्टर अजिताभ सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजिताभ सिंह जी, थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू। चर्चा की शुरुआत ग्रुप कैप्टन BN झा सर,
डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के साथ आपने भी सुना, दर्शकों ने भी सुना, मैंने भी सुना। क्या दम है इस बयानबाजी में कि ईरान सहमत हो चुका है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा? ट्रंप को उन्होंने भरोसा दे दिया है, वो किसी से खरीदेंगे भी नहीं। किस प्रकार से हम डोनाल्ड ट्रंप की इन बयानबाजियों को देख रहे हैं? क्या ये सिलसिला पिछले 40 दिनों से लगातार ऐसे ही चल रहा है कि उठिए, सुबह बयान दीजिए, दोपहर में दीजिए, शाम को दीजिए, अपनी पीठ थपथपाइए और फिर सो जाइए, अगले दिन फिर सेम टास्क पे लग जाइए, या हटकर कुछ आप देख रहे हैं? राजेश जी, ट्रंप क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसका एक इशारा तो आपने ऑलरेडी दे दिया है कि इनकी बयानबाजी है। देखिए, ये बिल्कुल बयानबाजी है और इस बयानबाजी में वो अपने आप को या अपने एक्शंस को कहीं न कहीं सही ठहराने की कोशिश करते हैं, उसको अमली पैजामा पहनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये जो ईरान का जो पोस्चर था कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, ये तो उन्हीं दिनों में ईरान ने कमिट किया था, जब दूसरी दौर की वार्ता हो रही थी लड़ाई से पहले। जी। मैं आज से लगभग काफी महीनों पहले की बात कर रहा हूँ। तो दूसरे दौर की जब बात खत्म हुई थी, उस समय में ईरान ने ऑलरेडी कमिटमेंट दिया था कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। लेकिन उन्होंने एक कमिटमेंट नहीं दिया था कि हम एनरिचमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो न्यूक्लियर प्लांट है वो एनरिच यूरेनियम उसमें ज़रूरत पड़ती है 3.5 से 7.5% के आसपास में। तो वो एनरिचमेंट वो करते रहेंगे, ये उनका मानना था। तो ये तो पुरानी बात हुई कि जी। वो ईरान ये कह रहा है कि अब वो अमेरिका के दबाव में या ट्रंप के दबाव में न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। ये सीधे सिरे से खारिज होगी। दूसरी, ट्रंप आज कुछ और कह रहे हैं, कल कुछ और कहेंगे, ये आप मान के चलिए। और ये हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं। आज वो कुछ और कहते हैं, कल वो कुछ ये कर कहते हैं ईरान इज ए ब्यूटीफुल कंट्री। तो उसके इन बातों पे मत जाइए। लेकिन जो आज के दिन में पूरी जो जो वर्ल्ड थ्रस्ट है, वर्ल्ड में जितने भी एनर्जी डेफिशिएंट नेशंस हैं जो इंपोर्ट करते हैं एनर्जी को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, वो त्रस्त है ट्रंप के एक्शन से। क्योंकि ट्रंप ने एक चोक लगा रखा है, ब्लॉकेट कर रखा है। उधर ईरान ने हॉर्मुज में दूसरा वो टोल टैक्स लगा रखा है। तो इनके चलते सारे जो नेशंस हैं वो त्रस्त हैं। ये कहीं ना कहीं इसको हटना चाहिए। और ट्रंप अगर उसको जीतना है, आने वाली अगर रिपब्लिकन पार्टी को जीतना है अमेरिका में मिडवे इलेक्शन, तो उनको अपना ये पोस्चर चेंज करना पड़ेगा। उनको दिखाना पड़ेगा कांग्रेस को कि उन्होंने ये जो पीस एक्शन जो होती है वो उन्होंने की है। कहीं ना कहीं जो जो एक मिड वे होती है वो फॉलो जी। की है, जो उन्होंने नहीं की है। उन्होंने अभी तक सिर्फ एक टेरर दिखाया हुआ है। पहले इकोनॉमिक टेरर था, टैरिफ टेरर था। उसके बाद उन्होंने जो कुछ वेनेजुएला में किया वो आपके सामने में है, जो अभी क्यूबा में चल रहा है वो आपके सामने में है, जो हॉर्मुज में चल रहा है वो आपके सामने में है। तो इसीलिए कहीं भी ट्रंप जस्टिफाई नहीं दिखते हैं। लेकिन चलिए, वो कहते हैं कि जिसके पास में शक्ति होती है उसकी बात लोग मानते हैं। तो ट्रंप जो कह रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है, लेकिन वो जो कह रहे हैं उसी को आज के दिन में पूरी की पूरी वर्ल्ड मीडिया ग्रैब करने के लिए तैयार है। हालांकि वो हर दूसरे दिन में चेंज होती रहती है। आप तो दूसरे दिन की बात करते हैं, मैं तो कह रहा हूं कि हर 6 घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट बदल जाती है। ठीक है, मैं आऊंगा फिर आऊंगा आपके पास। लेकिन डॉक्टर अजिताभ सिंह सर, कोई तो एक रास्ता होगा, कोई तो एक पॉइंट होगा जहां पर इस समस्या का हल अमेरिका और ईरान को निकालना ही होगा। क्योंकि बात सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं है, बात ये अब पूरी दुनिया की है, क्योंकि इससे पूरा एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में हो रहा है, खासकर एशिया के देशों में। तो कोई तो एक पॉइंट होगा सर जहां पर बैठकर कोई हल निकले इस परमाणु मुद्दे का। और दूसरा, क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए ईरान वो निवाला बन चुका है, ना जो उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है? देखिए राजेश जी, धन्यवाद जोड़ने के लिए। सबसे पहले तो हल इजराइल में है। ओके। इजराइल ही वो पेनेसिया जो कहते हैं कि हर मर्ज की दवा अमेरिका के लिए और खास करके इस मोमेंट पे है। अब राष्ट्रपति ट्रंप की जो मेथोडोलॉजी है, एक तरफ जैसा आपने कहा उन्होंने क्लेम किया कि हमारी सारे शर्तों को, मेन शर्तों को मान गया, दूसरी तरफ वो धमकी भी दे रहे हैं। अब CNN की रिपोर्ट कहती है कि अभी तक 15 देशों को अपने ये दूसरे कार्यकाल तक कह लीजिए, जो अभी 1.5 साल हुआ है और पहले कार्यकाल को मिला लें, 15 देशों को या तो इन्होंने खुलेआम धमकी दी है या तो उन पे अटैक ही किया है। और अगर ऐसे देखा जाए तो 13 विश्व का हर 13वां देश है जिसको ट्रंप ने धमकी दी है या अटैक किया है। तो
तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए कि किस तरह से ये कनपट्टी पे बंदूक रख के कोशिश करते हैं अपनी चीजों को मनवाने का, लेकिन वो अभी तक मानने को तैयार नहीं है। अभी जो खबरें न्यूयॉर्क टाइम्स की या एक्सियोस की जो जी। पोर्टल की जो खबर है कि उन्होंने फिर से एमओयू को अपने सिचुएशन रूम में बैठ के, जो सिचुएशन रूम बहुत ऐतिहासिक है, 1961 में क्यूबा क्राइसिस के समय जॉन एफ कैनेडी ने उसको बनाया था सिचुएशन रूम को, और वो बहुत सारे ऐतिहासिक घटनाओं दुर्घटनाओं का गवाह रहा है। वहीं पे बैठ के मुझे लगा कि सिचुएशन रूम में शायद कुछ ग्राउंड सिचुएशन से वाकिफ होंगे, कुछ ग्राउंड रियलिटी उनको मिलेगा और सद्बुद्धि मिलेगी सिचुएशन रूम में। ऐसा होता दिख नहीं रहा है। 2 दिन बाद उन्होंने जो एमओयू था ड्राफ्ट उसको लौटा दिया है। अब उनको लेके उनको कंसर्न है, और जो न्यूक्लियर डस्ट का मुद्दा है उसको भी वो कह रहे हैं कि नहीं, इस पे क्लियर कट इसकी टाइमिंग, लोकेशन, कब लेना है, कहां से लेना है, उसको कैसे लेना है, ये सारी चीजें, उसमें शर्तों को और ज्यादा हार्श किया जाए, ये उन्होंने अपनी टीम को लिखा है। और ये बैक एंड फोर्थ हो रही है। अब ईरान के पास वो ड्राफ्ट एमओयू गया है, 2-4 दिन वो लगाएंगे, फिर वो आएगा। मुझे लगता है कि अभी ये लंबा चलेगा। इजराइल को टाइम देने की इसमें कोशिश, कवायद मुझे ज्यादा दिख रही है। ठीक है, यानी कि चिट्ठी चिट्ठी खेला जा रहा है। मैं फिर आऊँगा आपके पास, लेकिन ग्रुप कैप्टन बीएन झा सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस प्रकार से ईरान ने अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को गिराया है, अब कम से कम ये आंकड़ा 26 से 27 पार हो चुका है। किसी और देश के होते तो शायद डोनाल्ड ट्रंप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते आके कि 27 ड्रोन गिर चुके थे, लेकिन आज वो आंकड़ा नहीं बताते हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? और दूसरा पॉइंट, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, यहाँ पर क्योंकि यूएन में पूरा प्रस्ताव है, बहरीन ने प्रस्ताव रखा है, 140 के आसपास देश साथ में हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। ईरान, ओमान कह रहे हैं कि नहीं जी, हम तो सर्विस चार्ज वसूलेंगे, और दुनिया चाहती है कि नहीं, यहाँ से वैसी आवाजाही हो जैसे वॉर से पहले होती थी। राजेश जी, यूएन में क्या होता है, यूएनएससी में क्या होता है, इसके ऊपर मत जाइए, क्योंकि हमने देखी है किस तरह से यूएनएससी के डिसीजन की धज्जियां उड़ती हैं। ये हमने पिछले वॉर जो गाजा में था उसमें देखा है, हमने यूक्रेन वॉर में देखा हुआ है, हमने और कहीं भी देखा हुआ है। तो ये तो सबों के समझ में आज के दिन में है कि यूएन डिफरेंट नहीं है। 2 अफ्रीकन ने, एक जो यूएन को हेड करता है, दूसरा जो डब्ल्यूएचओ को हेड करता है, दोनों ने दोनों इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर रखा है। मैं इसको बिना किसी हिचकिचाहट के कह सकता हूँ। ओके। अब आई बात के यहाँ पे जो मामला हमारा चल रहा है, तो देखिए, जो MQ-9 ड्रोन गिराया गया है, ड्रोन वहीं पे इफेक्टिव होगा, वहीं पे सेफ रहेगा जहां पे के आपकी अपनी एयर सुपीरियरिटी, एयर डोमिनेंस है। अगर वहां पे नीचे में अगर दुश्मन के रेडार हैं, दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम हैं, या डिफेंस के गाइडेड ड्रोन्स हैं, तो ये जो स्लो मूविंग जो व्हीकल है, चाहे वो रिपर ड्रोन ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रेडेटर ड्रोन क्यों ना हो, ये वहां पे सुरक्षित नहीं रहेंगे। याद रखिए, हमारा भी जो अस्त्र है आकाश जी। ये 35 किलोमीटर तक कोई भी ड्रोन अगर सामने में है वो तो आने से बिल्कुल डरेगा, नहीं तो उसकी कोई उबार नहीं है, वो बच के नहीं निकल सकता है। तो ड्रोन की ये जो जो एक लिमिटेशन होती है, ये होती है। अब यहीं पे अगर अमेरिका ने कोशिश किया कि वो हॉर्मुज में भेज के, या किसी भी आइलैंड के, लरक आइलैंड हो या कोई और आइलैंड हो, वहाँ भेज के ड्रोन से कोई अस्त्र चलाने की कोशिश करने में ड्रोन को वहाँ पे भेजा, तो मुझे कोई इसमें हिचकिचाहट नहीं होगी। हमने पहले भी देखा हुआ ड्रोन को गिरते हुए, और आज भी जो ईरान कह रहा है, IRGC कह रहा है कि उसने एक MQ ड्रोन को गिराया, MQ-9 को गिराया हुआ है, कोई संदेह इसमें होना ही नहीं चाहिए। वो चाहे किसी भी ऑल्टीट्यूड पे, ज्यादातर जो ये जो ड्रोन्स हैं ये 30,000 फीट तक जाते हैं। कुछ जो बहुत हाई एल्टीट्यूड हैं वो 50,000 फीट तक चल सकते हैं, लेकिन 50,000 फीट जो है वो बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं है। वो जिस आकाश की मैं बात कर रहा हूँ, ये आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जो हमारा है, इसके मारक क्षमता के अंदर में है। तो इसीलिए ये ड्रोन कभी भी सेफ नहीं होंगे, और जब भी
किसी नेशन को, जब आप किसी नेशन के ऊपर में अटैक करते हैं तो आप उसके एयर स्पेस को वायलेट करते हैं, उसके टेरिटोरियल राइट्स को वायलेट करते हैं। और उस हालत में चाहे उनके पास में मीडियम रेंज आर्म्स हो, चाहे एयर डिफेंस सिस्टम्स हो, रॉकेट्स हो, मिसाइल्स हो, ड्रोन्स हो, उससे वो मार गिराने में सक्षम होंगे। और यही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन भारत राजेश भी जी। MQ-9 रखता है। थोड़ा सा पानी पी लीजिए, बेशक उसके बाद जवाब दीजिए इसका कि भारत भी ग्रुप कैप्टन BN झा सर, MQ-9 भारत ने भी अमेरिका से खरीदे हैं और कोई एक बड़ी डील भी हुई है, कुछ और आने बाकी हैं। हम कैसे देखें इस सौदे को? अलग रोल है। जी। राजेश जी, अलग रोल है। ओके। हम भी खरीद रहे हैं ड्रोन्स, लेकिन जो हम ड्रोन खरीद रहे हैं मोस्टली ये टोही ड्रोन है, रिकॉग्निशंस ड्रोन है। इसको आप जानते हैं, हमारे अंदर में भी जब एक मूवमेंट चल रहा था लेफ्ट विंग का, जी। बहुत सारा एरिया जो रेड टेरर के अंदर में था, वहां हम चाहते थे कि हमारा एक ड्रोन हो जो कि इन सब चीजों पे टोही रहे। दूसरा, कुछ ऐसे ड्रोन हैं जो हम अमेरिका से खरीद रहे हैं, जिनमें फ्रंट और बैक कैमरा हैं। ओके। ये ड्रोन को आप अगर अपने LOC या LAC के आसपास में कहीं रखिएगा अंदर में, तो ये आगे के आपको कम से कम 50 किलोमीटर आगे में क्या चीज हो रहा है वो आपको इंफॉर्मेशन देंगे। तो इसलिए हम जो ये ड्रोन खरीद रहे हैं, ये हम ऑफेंसिव एक्शन के लिए नहीं, ये हमारा जो विजिलेंस एक्शंस हैं मोस्टली उसके लिए खरीद रहे हैं। और ये चीज आपको शायद पता जरूर होगा कि हमारा जो एयरक्राफ्ट आज के दिन में बन रहा जी। है और जो बनने वाला है एमका की, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ये ड्रोन के जो पूरी की पूरी कॉन्टिजेंट है उसको आगे पीछे से उसको कंट्रोल करेगी। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा ड्रोन है जो हम खरीद रहे हैं अमेरिका से। ठीक इस है। ड्रोन का हालांकि एक्शन जो है वो थोड़ा सा अलग है, और इसमें कुछ और चीजें लगाई जाएंगी जो चीजें हम आपसे यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो मिला जुला के आप ये मान लीजिए कि हमारी ड्रोन भी जो है, अगर हम पाकिस्तान के टेरिटरी में भेजना चाहेंगे तो ये मारा जाएगा। आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पहले हमें पाकिस्तान के रडार सिस्टम को, उसके एयर डिफेंस सिस्टम को जो कि S-300 था, और जी। जो चाइनीज सिस्टम थे उसको खत्म करना पड़ा था, तभी ये ड्रोन जाके आगे में अपना काम कर पाए थे। तो ड्रोन की ये अपनी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन है। पहले ठीक है, आप पॉइंट इज एयर क्लियर। डोमिनेंस लीजिए, एयर सुपरियरिटी लीजिए, उसके बाद ड्रोन भेज के चाहे आपको जो भी करना है वो वो आप कर कर सकते हैं सकते हैं। आप। ओके, लेकिन पॉइंट जब इज तक क्लियर वो सर, नहीं पॉइंट है, इज क्लियर। ठीक आपका है। ड्रोन लीगल रहेगा। ओके, डॉक्टर अजिताभ सिंह सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक और पॉइंट इस मुद्दे से जुड़ा हुआ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो ईरान का रुख है, अब ओमान को भी अपने साथ में वो ले रहा है। इसे हम कैसे देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ से सर्विस चार्ज वसूलेंगे, हम यहाँ से मेंटेनेंस चार्ज वसूलेंगे, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम टोल वसूलेंगे। इवन तक बात यहाँ तक पहुँच गई है कि जो वहाँ से केबल्स निकल रही हैं, फाइबर्स केबल निकल रहे हैं, उसके ऊपर भी टोल वसूलने की और मेंटेनेंस चार्ज वसूलने की बात आई। ईरान का ये जो रुख है, ओमान का ये रुख है, ये क्या संकेत है और इसका कितना इम्पैक्ट जो है वो खाड़ी के उन देशों पर पड़ेगा जिनका व्यापार, जिनका तेल, जिनकी गैस यहाँ से निर्यात होती है? देखिए, ये किसी भी देश को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशंस का है, या यूनाइटेड नेशंस के अनक्लोज जो लॉ ऑफ सी है, सबके तहत ये गैर कानूनी होगा। इंटरनेशनल वाटरवेज में रुकावट डालना, वहां से टोल लेना, मैं बीच में टोक रहा हूँ, कंफ्यूजन ये हो जा रही है कि वो कह रहे हैं कि भाई ये हमारा टेरिटोरियल में आता है, ये इंटरनेशनल वाटर है ही नहीं। ओमान का ईरान को छूता है, ईरान का ओमान को छूता है। वो कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल वाटर नहीं है, ये तो हमारी टेरिटोरियल रेंज में आता है। क्या करे दुनिया? देखिए, आज तक तो ये हॉर्मुज, राजेश जी, आज तक ये हॉर्मुज इंटरनेशनल वाटरवेज था। IMO का क्लियर कट है। IMO जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, उसका रूल है, उसको सब लोग मानते हैं। उसके तहत अगर ऐसा है तो आज तक आपने क्यों नहीं ले रहे थे? दूसरी तरफ अगर कोई तैयार नहीं होगा, कल भी कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका स्टेटमेंट आया है कि किसी भी हालत में, या विदेश मंत्री का, कि किसी भी हालत में कोई टोल नहीं देंगे। लेकिन हो सकता है अगर कोई सर्विसेज दे रहा हो, उसके लिए जैसे रिपेयर का हो, कुछ ऐसी सर्विसेज हो, तो उसके लिए टेम्पररी कुछ ऐसा सोचा जा सकता है। तो ये तो इंटरनेशनल कानून और इंटरनेशनल कम्युनिटी की हमने बात की। दूसरी तरफ ओमान ने भी मना कर दिया है कि नहीं, हम ऐसी कोई भी टोलिंग की या पेट्रोलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि याद कीजिए इसी मुद्दे पे अमेरिका ने ओमान तक को धमकाया भी है
तो ओमान अब नो जो उसका बहुत बड़ा पार्टनर है, तो ओमान भी पीछे हट रहा है। दूसरी तरफ ईरान को वॉर डैमेज की जो बात है, जो ड्राफ्ट एमओयू में इस तरह के मेंशन है कि उसको हर्जाना मिलना चाहिए, अब वो एमओयू के ड्राफ्ट में जो वर्ड है हर्जाना देने का या वॉर के डैमेज को उसको एक तरह से देने का, उस वर्ड को भी ट्रम्प चेंज करवा रहे हैं। अब उस वर्ड को हर्जाने की बजाय उसमें कंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है, क्योंकि अगर हर्जाना वर्ड होता है डैमेज, वॉर डैमेज कॉस्ट उसको अगर देंगे तो वो अमेरिका की हार दिखाएगा और अमेरिका ने युद्ध किया ये प्रूफ करेगा। इसलिए अमेरिका उस वर्ड को भी चेंज कर रहा है। और कंस्ट्रक्शन के लिए जो 300 अरब डॉलर, लगभग 28.5 लाख करोड़ डॉलर की जो बात हो रही है, वो भी अब वो कह रहा कि अमेरिका की कंपनी करेगी कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन। मींस ठेके अमेरिका की कंपनी को मिलेगा, उस पे कंट्रोल अमेरिका का होगा। जैसे अभी इन्होंने बोर्ड ऑफ पीस बना के ठंडा कर दिया पैलेस्टाइन में गजा का मुद्दा, वैसे ही यहाँ हॉर्मुज, बोर्ड ऑफ हॉर्मुज बना देंगे और पूरी की पूरी इससे उगाही भी करेंगे और कंट्रोल भी रहेगा। दूर का मुझे लगता है ये चाल ट्रंप की हो रही है। चलिए, लंबा प्लान ट्रंप खेल रहे हैं आपका कहना है, लेकिन चलिए मैं आपके पास आऊंगा। बीएन झा सर, कुछ कहना चाहते थे आप, बोलिए। एक चीज मैं बताना चाहता था राजेश जी, इसमें दो कैचेज हैं। एक कैच जो है, जो हम लोग अनक्लॉज की बात करते हैं, जो टेरिटोरियल वाटर की बात करते हैं, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में देखिए तो यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा रास्ता, हालांकि लोग कहते हैं कि ये 12 नॉटिकल माइल्स हैं, ये आपका टेरिटोरियल वाटर है, लेकिन उसके पहले इंटरनल वाटर भी होता है। तो अगर आप ईरान की तरफ से देखिए तो ईरान का लरक और ईरानी जो मेन पोर्ट हैं, इसके बीच में जो वाटर है वो उसका इंटरनल वाटर होता है। तो अगर वहां से वो नापना चाहे तो वहां से और 12 किलोमीटर अगर नापे तो पूरा का पूरा हॉर्मुज का जो सी का जो रूट है, जो पैसेज हैं, वो उसके मारे के अंदर, वो उसके इंटरनल वाटर में, टेरिटोरियल वाटर में आ जाता है। दूसरी चीज, ये जो जहाँ पे इस तरह की डिस्प्यूट होती है कि दोनों जो साइड के जो कंट्री हैं उनको अगर एनफ टेरिटोरियल वाटर नहीं मिलती है तो उनका भी एक लॉ है, लेकिन ईरान ने यूएन के इस क्लॉज पे साइन नहीं किया है, इस चार्टर पे साइन नहीं किया है। आप जानते हैं जिस तरह से चाइना ने 9 डॉटेड लाइन खींचे हैं अपने साउथ चाइना सी में, वो उसमें सारे कंट्री वहां पे इफेक्टेड हो रहे हैं, सब रो रहे हैं, लेकिन चाइना उस अनक्लॉज को नहीं मानता है। तो इस तरह से काफी सारे ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने इस चार्टर पे, यूएन का जो चार्टर है पे साइन नहीं किया हुआ। तो ये बात हो गई कि क्या वो टेरिटोरियल वाटर है, क्या उसके पास में हक है या नहीं है। अगर ओमान और ईरान दोनों अगर ये तय कर ले, अपना कमर कस ले कि ये तो हमारे 12 किलोमीटर का जो टेरिटोरियल वाटर है उसके अंदर में आता है, हम अगर कोई इससे जाएगा तो वो हमारे परमिशन के बगैर नहीं जाएगा, तो दे मे बी विद इन देयर राइट्स। और ईरान ने अपने पार्लियामेंट में ये चीज अप्रूव कराई हुई है कि ये हमारे इंटरनल ये टेरिटोरियल वाटर में है और इसमें हम टोल टैक्स वसूलेंगे ही। दूसरा चीज, जहां तक हर्जाने की बात होती है, देखिए अमेरिका इस पे कभी नहीं जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने इतने सारे देशों को नुकसान किया है, किसको हर्जाना मिलेगा। जापान को, हिरोशिमा नागासाकी को बर्बाद किया उसने, पहले इराक को बर्बाद किया, अफगानिस्तान को बर्बाद किया, वियतनाम को बर्बाद किया, तो कहां कहां वो हर्जाना देगा। अगर एक को हर्जाने के नाम पे अगर उसने कुछ दिया तो उसके बाद फिर तो एक फ्लड गेट खुल जाएगा अमेरिका के लिए। तो अमेरिका किसी को अभी तक हर्जाना नहीं दिया है और आगे भी शायद वो किसी को नहीं देगा। लेकिन अगर ईरान ने ये मन बना लिया है कि जितना हमारा नुकसान हुआ है हम उसको वसूल करेंगे, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी गतिरोध आगे भी इसके थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है, बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा है। मैं लौटूंगा आपके पास, एक और बड़ी खबर है उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए। इजराइल ने हिजबुल्लाह को दिया बड़ा झटका, बड़ी खबर इस वक्त की। आईडीएफ ने लेबनान के ब्यूफोर्ट किले पर कब्जा किया, लितानी नदी को पार कर ब्यूफोर्ट पर किया कब्जा। हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले जारी रहेंगे, आईडीएफ ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल ने हिजबुल्लाह को दिया बड़ा झटका, आईडीएफ ने लेबनान के ब्यूफोर्ट किले पर कब्जा किया। इजराइल ने हिजबुल्लाह को दिया बड़ा झटका, बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। आईडीएफ ने लेबनान के ब्यूफोर्ट किले पर कब्जा किया है, लितानी नदी को पार कर ब्यूफोर्ट किले पर कब्जा किया। बड़ी खबर इस वक्त की, इजराइल ने हिजबुल्लाह को सबसे बड़ा झटका दिया है।
आईडीएफ ने लेबनान के ब्यूफोर्ट किले पर कब्जा किया। चलिए ग्राफिक्स जल्दी से प्ले करिए, एक्सपर्ट्स के पास हम लौटेंगे। ब्यूफोर्ट किले पर इजराइल का कब्जा दक्षिणी लेबनान की ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। उत्तरी इजराइल पर यहां से नजर रखी जा सकती थी और यहां से हिजबुल्ला इजराइल के ऊपर नजर रख रहा था। हिजबुल्ला इसका कर रहा था गलत इस्तेमाल। बेहतरीन निगरानी और नियंत्रण बिंदु था जहां से हिजबुल्ला इसका इस्तेमाल कर रहा था अटैक्स के लिए और इजराइल पे नजर रखने के लिए। 1982 में भी लेबनान युद्ध में इजराइल ने इसे अपने कब्जे में लिया था, लेकिन 2000 में उसने इसको वापस लेबनान को दे दिया था। दक्षिणी लेबनान में अब इजराइल बेहतर निगरानी क्षमता रख सकता है। क्या कुछ दक्षिणी लेबनान में हो रहा है, इजराइल यहां से बहुत अच्छे से वॉच कर सकता है। लेकिन एक तरफ लेबनान के साथ सीज फायर, दूसरी तरफ ब्यूफोर्ट किले पे कब्जा। इरादे क्या हैं नेतन्याहू के, इसको चलिए अब डिकोड कर लेते हैं। अजिताभ सिंह सर मैं आपके पास आऊंगा, उसके बाद बीएन झा सर मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अजिताभ सिंह सर, ब्यूफोर्ट किले पे कब्जा, हिजबुल्ला को बड़ा झटका, लेकिन क्या उस सीज फायर का जो इजराइल और लेबनान के बीच हुआ है, ब्यूफोर्ट तो शायद उसी में आता है, जहां तक मुझे जानकारी है लेबनान का ही हिस्सा है सर। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ब्यूफोर्ट जो किला है वो बहुत ऐतिहासिक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये इंक्लूडेड है। जैसा आपने अपने फुटेज में दिखाया कि यहाँ पे कब्जा होने से ये ऊंची पहाड़ी पे है, बेका वैली और गोलन हाइट्स है, उस पे यहाँ से इजराइल नजर रख सकता है लेबनान और हिजबुल्ला के जो ठिकाने हैं उस पे। और निश्चित रूप से ये लेबनान का एरिया है, बट इजराइल सीज फायर लेने सीज फायर 17 जो अप्रैल से हुआ था वो उसकी तो अब कोई कदर ही नहीं है। इजराइल अब तो अपना जो ब्लू लाइन वो कहते हैं उससे अंदर लगभग 30 किलोमीटर अंदर लितानी नदी जहां पे ये ब्यूफोर्ट फोर्ट है वहां तक पहुंच गया है और उससे भी आगे जहरानी नदी है वहां तक पहुंचने की तैयारी है। पूरे का पूरा ये बफर सिक्योरिटी जोन बनाना है। और खास करके अभी जो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने एक आरोप लगाया है कि वो स्कोर्च्ड अर्थ पॉलिसी इजराइल फॉलो कर रहा है कि जितनी दूर जाओ उतनी दूर को मटिया मेट कर दो, मट्टी में मिला दो और उसको कब्जा कर लो। तो ये निश्चित रूप से इजराइल को एक काफी बढ़त दे देगा और हिजबुल्ला को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। हिजबुल्ला इससे निश्चित रूप से काफी कमजोर होगा। एक तरफ देखिए वाशिंगटन में अभी वहां मीटिंग हो रही है, लेबनान और इजराइल के मिलिट्री ऑफिसर्स वहां मीटिंग कर रहे हैं इसी को सुलझाने के लिए, और इधर इजराइल अपनी जो बढ़त है वो बरकरार रखे हुए है, उसको बढ़ा रहा है गजा की तरफ भी और लेबनान की तरफ भी अपने को और फोर्टिफाई करने के लिए, क्योंकि अभी ईरान का ध्यान भटक गया है। वहां सो कॉल्ड सीज फायर करके ईरान को अमेरिका ने चुप कर रखा है और इजराइल को खुली छूट दे दी है कि आप बढ़ के अपना कंट्रोल बढ़ाते चलो। डॉक्टर अजिताभ सिंह सर एक पॉइंट और उसके बाद मैं फिर आपके पास आऊंगा। ग्रुप कैप्टन बीएन झा सर, क्या ये ग्रेटर इजराइल की तरफ बढ़ते हुए कदम हैं इजराइल के? जिस प्रकार से टेरिटोरियल गेन कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि इजराइल की सेना आगे बढ़ रही है और उस जमीन को ऑक्यूपाई कर रही है, जमीन को वो छोड़ नहीं रहे हैं। कल भी नेतन्याहू की एक स्टेटमेंट आई थी कि 70% गजा पर अब हमारा कंट्रोल है और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या ये ग्रेटर इजराइल की तरफ बढ़ते हुए कदम है? बिल्कुल आपने सही कहा। अगर आप 1945 से देख लीजिए, अमेरिका ने इजराइल को आंख मूंद के सपोर्ट किया है। 50 से ज्यादा बार वीटो का यूज इजराइल को बचाने या उसको सहयोग करने के लिए अमेरिका ने यूज किया है। यरूशलेम को कैपिटल मान के अमेरिका ने और तेल अवीव से अपना जो एम्बेसी है वो यरूशलेम को शिफ्ट करके अमेरिका ने और उसको सर्टिफाई कर दिया। दूसरी तरफ उसको हर साल 380 करोड़ डॉलर का सपोर्ट देता है इजराइल सैन्य सहायता के नाम पे। अभी तक देख लीजिए तो 1948 से अभी तक 300 अरब डॉलर का सहायता दे चुका है अमेरिका। और ये न्यूक्लियर जो डस्ट की बात है ये भी बेसिकली इजराइल को ही सब सहायता देने के लिए है कि इजराइल को न्यूक्लियर जो ईरान जा रहा था उससे वंचित किया जाए और इजराइल को और सपोर्ट दिया जाए। अमेरिका का हर कदम अभी भी एज वी स्पीक आज भी अमेरिका के संसद में कांग्रेस में एक नया कानून लाया गया है
जिसमें इजराइल और अमेरिका के रिश्ते को और गहराने की बात हो रही है। उसमें ज्वाइंट मिलिट्री प्रोडक्शन, रिसर्च और उसका और दायरा बढ़ाने की बात हो रही है। तो ठीक है। निश्चित रूप से ये ग्रेटर इजराइल का ही एक पार्ट है और इजराइल कहीं ना कहीं उस पे बढ़ता दिख रहा है। इजिप्ट की तरफ पहुंच गया है, उधर आप देख गोल्डन लीजिए हाइट्स पे भी लेबनान, कब्जा इधर है। पैलेस्टाइन, जी, सब मैं एग्री हूँ। गोल्डन हाइट पे भी कब्जा पिछले साल इन्होंने कर लिया था। लेकिन मैं ग्रुप कैप्टन बीएन झा सर आपके पास आऊंगा। किस तरफ इजराइल के इन बढ़ते हुए कदमों को आप देख रहे हैं? क्या वाकई में ग्रेटर इजराइल जिस प्रकार से, क्योंकि आप जमीन जीत रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप जमीन पे अपना कब्जा कर रहे हैं, आप उसको छोड़ नहीं रहे हैं, कैसे हम इसको देखें? और दूसरा पॉइंट, व्हाइट हाउस की ऐसी कौन सी दुखती रग है जो इजराइल ने पकड़ रखी है कि अमेरिका इजराइल को छोड़ नहीं सकता है? क्या ऐसा कुछ खास है सर? दो अलग अलग सवाल हैं, मैं कोशिश करता हूँ देने की। देखिए, जब 1947 में यूएन ने वोट किया था कि ब्रिटिश का जो अर्स्टवाइल अरेबियो हिब्रून लैंड था उसमें से इजराइल को कार्व किया जाएगा, तो उस दिनों से ही आप ले लीजिए। 1947 में ये हुआ, 48 में इजराइल ने अपना फ्रीडम जो है वो अनाउंस किया और अपनी एक लैंड बनाई। लेकिन उस लैंड पे अरबियन नेशंस के आंखें थी और उन्होंने बार बार अटैक किया था, जिसके चलते कि इसराइल ने वापस पलटवार किया और इतना इफेक्टिवली पलटवार किया कि बाकी की जमीन भी वो उनके अंदर में आते गए। तो ये ताली जो है सिर्फ एक हाथ से नहीं बजी है, ये इसमें दोनों हाथ हैं। बेशक उसके बाद जो जो हम लेट 19 सेंचुरी 20th सेंचुरी में जो हुआ था उसमें काफ़ी सारे फिर वो MOU साइन हुए थे, एग्रीमेंट हुए थे, जिसमें कि इजिप्ट ने ये प्रोइन किया था कि वो इसराइल के ऊपर में अटैक नहीं करेगा। जॉर्डन से संधि हुई, बाकी सब भी बहुत सारी संधियां हैं, तो वो एक अलग मामला है वो। अब दूसरा जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि जिस तरह से इसराइल अभी लितानी रिवर जी। उससे आगे जहरानी रिवर तक जा रहा है और ड्यूफोर्ट के बात है, तो आप याद रखिए जो संधि अभी हुई थी जिसमें कि हिजबुल्लाह से संधि हुई थी यूएन के चार्टर, यूएन के देखरेख में, कि इसराइल और हिजबुल्लाह का युद्ध खत्म हो, आपने एक मल्टी जो मिलिट्री है उसको, पीस कीपर, उसको आपने वहां भेजा था और शर्त एक था कि हिजबुल्लाह अपनी गतिविधियां वहां पे खत्म कर देगा। लेकिन क्या हिजबुल्लाह ने अपनी गतिविधियां खत्म की? नहीं। जिस दिन से ईरान के ऊपर में एक्शन हुआ, अभी लेट की बात कर रहा हूं, उसके बाद हिजबुल्लाह ने सरेआम अटैक शुरू कर दिया। तो मतलब हिजबुल्लाह ने पहले वो संधि तोड़ी। अब पहले तो इसराइल ने ईरान से डील कर लिया, ईरान को सबक सिखा दिया, उसके बाद अब हिजबुल्लाह की बारी है। हिजबुल्लाह ने बहुत पांव पसारे हैं। ये जितने जो जो चाहे आप लिटानी रिवर से साउथ की बात कर लीजिए या जरानी रिवर की बात ले लीजिए, तो ये सारे जो एरिया हैं, बेका वैली है, इसमें हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा तंत्र है। मतलब हम तो देखते हैं कि जब एक बॉम्ब गिराया जाता है ऐसे टनल के मुंह पे, जहां से कि सेकेंडरी फायर होती है और वो सेकेंडरी एक्सप्लोजन्स वो 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक चली जाती है। मतलब अंडरनीथ जो टनल है जिसमें कि जिसके ऊपर में बॉम्ब गिरा गया है, उसमें सेकेंडरी बॉम्ब इतने रखे हुए हैं कि उसका एक्सप्लोजन होता है। तो ऑब्वियसली जो जो हिजबुल्लाह ने है इस शर्त की, इस यूएन के देखरेख में जो जो संधि हुई थी उसकी धज्जियां उड़ाया हुआ है। अब तब जब इसराइल उसके ऊपर में अटैक कर रहा है, इसराइल ने तो कसम खा ली है कि वो हिजबुल्लाह को नहीं छोड़ेगा। उसकी किसी भी तरह की गतिविधियां जो 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 जो, जो इसराइल के इंटरेस्ट को आघात पहुंचाती है, उसको नहीं छोड़ेगा। और इसीलिए आप चाहे ब्यूफोर्ट किला की बात ले लीजिए, बेका वाली वैली उसकी बात लीजिए, बेका से आगे भी गोलान हाइट की बात कर रहा हूँ, गोलान से आगे भी इसराइल जा चुका है और ये लगभग मेरे ख्याल से 12 किलोमीटर है, वहां जा चुका है सीरिया के अंदर में। तो वो अपनी सुरक्षा जो है उसको निश्चित करने में लगा हुआ है और ये जो भी एक्शन चल रहा है उसका ये अपनी सुरक्षा के लिए है। जब ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा, जब हिजबुल्लाह के सारे ठिकाने खत्म हो जाएगा, इस्राएल शायद वहां पे बीच में इतनी दूर तक। छोटा सा एक जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। क्या सामने वाले देश की भी कोई सुरक्षा होती है? अगर आप सीरिया के 12 किलोमीटर अंदर घुस गए हैं, लेबनान में आप घुस गए हैं, गजा के अंदर आप 70% कब्जा कर बैठे हैं, 50,000 लोगों की मौत वहां पे हुई है, उनकी भी कोई सुरक्षा होती है या फिर इजराइल की ही कोई सुरक्षा होती है?
बिल्कुल होती है। ओके। लेबनान की अपनी जो जो हिफाजत है, उनकी अपनी टेरिटोरियल राइट्स हैं, लेकिन लेबनान इस एलिमेंट पे, ये जो हिजबुल्लाह एलिमेंट है, उसको इसके ऊपर में काबू रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके अंदर में कोई ऐसा शरारती तत्व है जो आपके बगल वाले नेबर को अगर आघात पर कर रहा है, और आपने यूएन चार्टर के अंदर में एक संधि बनाई हुई है कि हम उसके ऊपर में लगाम लगाएंगे, उस हिजबुल्लाह के ऊपर में, और हमारे ऊपर में कोई अटैक नहीं करेगा, तो समझ में आती है। लेकिन जब उस घातक एलिमेंट के ऊपर में आप लगाम नहीं लगा रहे हैं, हिजबुल्लाह के ऊपर में, तो ऑब्वियसली फिर रिपरकशंस इसको झेलने पड़ेंगे आपको। ठीक और है। वही चीज आज के दिन में लेबनान में हो रहा है। आप ये ना भूलें कि जो 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 4,000 टन का जो एक्सप्लोजन हुआ था बेरूत में, वो सारी जो जो एक्सप्लोजिव थी वो हिजबुल्लाह के देखरेख में हुई थी। ओके। शिया, देखिए, जो लेबनान में 3 सरकारें हैं। एक जो प्रेसिडेंट है वो अपना, उसका इंटरेस्ट है कि वहाँ की जो क्रिश्चियन जनता है वो उसके बलबूते पे बनी है। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर, जितनी शिया की पॉपुलेशन है, शिया के पॉपुलेशन के आधार में प्राइम मिनिस्टरशिप मिली है, और सुन्नी का कम पॉपुलेशन है, तो उनका वहाँ का जो स्पीकर जो है वो वहाँ का है। तो ये जो शिया पूरा एलिमेंट है, ईरान का शिया एलिमेंट, लेबनान का शिया एलिमेंट, लगभग एक ही चीजें हैं। और ओके। इसी शिया एलिमेंट के अंदर में, इसी प्राइम मिनिस्टर के नाक के नीचे में, हिजबुल्लाह अपनी ये सारी गतिविधियां करता जा रहा था। और तो इसमें आज के दिन में जब हिजबुल्लाह कोई गतिविधि करता है और उसको मार पड़ती है, तो ऑब्वियसली ये लेबनान को मार पड़ेगी। तो लेबनान पहले अपना, कह रहे हैं ना कि अपना आपका कहना है कि पहले अपना, पहले अपनी सारी जो रक्षा चीजें हैं ठीक उसको है, ठीक उसको कर ले, दुरुस्त करें, तो क्योंकि शायद समय आगे से थोड़ा सा कम आघात बच ना गया है। होगा। ठीक है, समय थोड़ा सा कम बच गया, मेरे पास आखिरी 1-1.5 मिनट बचा है। मैं डॉक्टर अजिताभ सिंह सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। क्या यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक हाल ही में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम खाड़ी के देशों की मीटिंग बुलाई और कहा कि अब्राहम अकॉर्ड पे साइन कर दीजिए, अगर उस पर साइन कर देंगे तो सुरक्षित है, नहीं तो फिर तैयार हो जाइए इजराइल के बढ़ते कदमों को? जी, जल्दी से। देखिए, निश्चित रूप से बहुत अच्छा आपने पूछा राजेश जी। ये ट्रम्प अब्राहम अकॉर्ड इजराइल को और ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी दिलाने की और देश व्यापार, शांति, वो सारी चीजें हैं। कोशिश तो है, लेकिन अब वो होता अभी तक नहीं दिख रहा है। अभी पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो अमेरिका गए हुए थे, क्यों नहीं उसको कह दिया कि भाई तुम साइन करो इसको, अब्राहम अकॉर्ड को। सऊदी अरब तो ऑलमोस्ट तैयार था, 8 अक्टूबर 2023 को साइन करने को तैयार था। अगर ये अटैक कहा जाता है, इजराइल पे अटैक जानबूझ के करवाया गया हिजबुल्लाह की तरफ से या हमास की तरफ से, जो आप कह लीजिए, कि उसपे सऊदी को रोका जाए इस अब्राहम अकॉर्ड को साइन करने से। कल देखिए एक और डेवलपमेंट हुआ है, तुर्की के विदेश मंत्री ने एक नए प्लेटफॉर्म, एक नए ग्रुप को बनाने की कवायद की है और इजराइल से कहा है कि अगर तुम 1967 का जो पैलेस्टाइन का बॉर्डर है, अगर तुम उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो सारे गल्फ के देश और तुर्की, इजिप्ट, ये सब उस ग्रुप में शामिल हो जाएगा और बाद में तुमको भी शामिल कर लेंगे और इवन ईरान भी शामिल हो सकता है। तो ये देखिए, अब्राहम अकॉर्ड के पैरेलल भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बनने की कवायद चल रही है और ये टसल बढ़ता ही जा रहा है। चलिए, शुक्रिया। समय का थोड़ा सा अभाव है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा रही आज, इसके लिए शुक्रिया। बीएन झा सर आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर अजिताभ सिंह सर आपका भी शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।